हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉकी प्लस अकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ CHSL 2024 के लिए प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत हम CHSL 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 14 है। इससे पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हमारे सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अधिक यूजफुल है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन ए 74.04%, ऑप्शन बी 74.60%, ऑप्शन सी 74.80% या फिर ऑप्शन डी 74%। तो भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है 74.04%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। देखिएगा, भारत की पहली जनगणना की शुरुआत या भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने। एक अनौपचारिक जनगणना थी, ये जनगणना पूरी तरह से नहीं करा पाई थी। और जो पूरी तरह से जनगणना जो हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में कराई थी। और भारत की प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 में हुई है। और भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में हुई है। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारी चीज याद रखेंगे। अब हम देखेंगे 2011 की जनगणना के मुख्य तथ्य। देखिएगा, भारत की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है। याद रखेंगे कि 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.64%। याद रखें। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है और नगरीय जनसंख्या 31.2% है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या है 6 लाख। याद रखेंगे, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में है। कितनी है साक्षरता दर? 94% है। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। कितनी है? 61.8% है। सारी चीजें आपको याद रखनी, एग्जाम में पूछी जाती है और अक्सर करके यही चीज एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अच्छा, भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04% भारत की साक्षरता दर है। यही अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा भी। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। ये भारत में महिला साक्षरता दर है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। भारत में पुरुष साक्षरता दर है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है एर्नाकुलम, केरल का है। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो है थाने, मुंबई का है, जिसकी अकेले एक जिले की जनसंख्या है 1.1 करोड़। कितनी है? 1.1 करोड़। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है थाने में। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार। 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रति एक वर्ग किलोमीटर में 1102 व्यक्ति रहते हैं बिहार में, जिसके सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार। सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा 2011 एक से लेकर 2011 तक भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.64% है। ठीक है, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि है 1.64%। ठीक है, याद रखेंगे। देखेंगे क्वेश्चन सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट फॉर कूलम्स लॉ? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कूलम के नियम के लिए सही है? ऑप्शन ए वैलिड फॉर बोथ पॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, दोनों बिंदु आवेश और वितरित आवेशों के लिए मान्य है। ऑप्शन बी वैलिड फॉर ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, केवल वितरित आवेशों के लिए मान्य है। ऑप्शन सी वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज, केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। या फिर ऑप्शन डी वैलिड फॉर नाइदर पॉइंट चार्ज और नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ना तो बिंदु आवेश और ना ही वितरित आवेश के लिए मान्य है। देखिए, कूलाम का नियम जो है वो केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा, हम अभी यहाँ देखेंगे कूलाम का नियम। आपने पढ़ा हुआ क्लास 12 में कूलाम का नियम, अभी हम यहाँ भी देख लेते हैं कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। ये कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है।
तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम यहाँ देखेंगे, जैसे कि एक आवेश हमारे पास Q1 है और दूसरा आवेश हमारे पास Q2 है। इसने पहली लाइन हमसे बोली है कि उनके बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए F प्रोपोर्शनल टू अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का साइन है Q1 Q2, इन दोनों का गुणनफल हो रहा है दोनों आवेशों का, और F के प्रोपोर्शनल है, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अच्छा, दूसरी बात, दूसरे में उसने बोला है कि उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मान लिया इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है, तो आर एफ जो होता है उनके बीच लगने वाला बल जो होता है वो उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, 1/r²। जब हम वन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को कंबाइंड करेंगे तो फिर आता है हमारे पास F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन 1/r²। जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है, K आता है, और K की वैल्यू यहाँ पे मानी जाती है 1/4πε। क्या है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अच्छा, ये 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे, इसके यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, और 1/4πε0 की वैल्यू भी याद रखेंगे। अच्छा, ये जो ε0 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? ये ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों ही चीजें आपको सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, कूलम का नियम भी याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी अहमदाबाद, या फिर ऑप्शन डी भोपाल में। देखेंगे, पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी अहमदाबाद में, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। देखिए, हम सहकारी बैंक से रिलेटेड कुछ देखेंगे। सेवा, इसमें जो दे रखा है सेवा कोऑपरेटिव बैंक, सेवा की फुल फॉर्म होती है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वरोजगार महिला संघ, इसको हिंदी में बोल देते हैं। अच्छा, सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत सबसे पहले 1974 में हुई थी अहमदाबाद। कहाँ हुई थी? 1974 में अहमदाबाद में हुई थी, याद रखेंगे। भारत में सबसे पहला सरकारी सहकारी बैंक अन्योन्या सहकारी बैंक था, जिसकी स्थापना 1889 में बड़ोदरा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बड़ोदरा में 1889 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। किस निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, उसने हमसे ये पूछा है। यानी कि कृषि के लिए अगर हम कुछ करते हैं, कृषि को बढ़ावा देने का काम करते हैं, तो वो किस आर्टिकल के तहत आते हैं, इसने ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए आर्टिकल 47, ऑप्शन बी आर्टिकल 45, ऑप्शन सी आर्टिकल 48, या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 46। देखिए, कृषि को बढ़ावा देना तो वो आ जाता है आर्टिकल 48 में से, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 48। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 47, 45, 46 में क्या है, इसे हम देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 47 में है सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाइयों पर सरकार और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी, रोक लगाएगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 47, 45, 48, 46 ये सारे के सारे डीपीएसपी हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं। इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इनकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 4 में है, और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इनकी चर्चा है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 47 में कहा गया है सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। अच्छा, आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, इसके अलावा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, ये भी आर्टिकल 45 में कहा गया है। अच्छा, 48 में कहा गया है कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक है, ये आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48 का क में कहा गया है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, यह आर्टिकल 48 का क में गया। आर्टिकल 46 में है SC ST तथा OBC के लिए विशेष आरक्षण की सुविधा, आर्टिकल 46 में है। याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए, इसमें से हमें सत्य कथन देखना है। ऑप्शन ए, यदि वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी 240 है, कीमत सूचकांक यानी कि प्राइस इंडेक्स 120 है, तो मौद्रिक जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी 200 होगी। ऑप्शन बी, यदि रियल जीडीपी 240 है और प्राइस इंडेक्स, कीमत सूचकांक का मतलब होता है प्राइस इंडेक्स 120 है, तो नॉमिनल जीडीपी 288 होगी। यदि वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी 500 है
और प्राइस इंडेक्स 200 है तो मौद्रिक जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी 700 होगी। ऑप्शन डी, यदि वास्तविक जीडीपी 500 है, कीमत सूचकांक 200 है तो मौद्रिक जीडीपी 250 होगी। देखिए, रियल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स और नॉमिनल जीडीपी के बीच में एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है, और आपको ये सारे के चारों फॉर्मूले चारों के चारों ऑप्शन को फॉर्मूले में रखकर देखने पड़ेंगे कौन सा इसका सही जवाब होगा। इसका फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी इक्वल नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। आपको इसमें वैल्यू रखनी है और आपको चेक करना है कि ये सही है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। देखिए मैंने यहाँ पे आगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि वास्तविक जीडीपी 240 है, कीमत सूचकांक 120 है तो मौद्रिक जीडीपी 288 होगी। अभी मैं इसको फॉर्मूले में चेक करके दिखाऊंगा। देखिए, रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो दे रखा था उसमें नामात्र यानी कि नॉमिनल जीडीपी जो दे रखी थी वो दे रखी 288, और मूल्य सूचकांक यानी कि प्राइस इंडेक्स जो दे रखा है वो दे रखा है 120, ठीक है। अब हमने इन दोनों वैल्यू को फॉर्मूले में पुट किया। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी है और प्राइस इंडेक्स जो है वो 120 है, वो हमने यहाँ नीचे रखा, मल्टीप्लाई 100 का लगाया। जब हमने इसे काटा पीटा तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो 240 निकल गया, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और आपको सारी की सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के देखनी है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रियल जीडीपी इक्वल नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। मैच द आइटम्स इज लिस्ट 1 विद दोज इन लिस्ट 2। सूची 1 के पदों का सूची 2 के पदों से मिलान कीजिए। देखिए, एक तरफ हमें दे रखी है राष्ट्रीय आय की माह और एक तरफ हमें दे रखा फॉर्मूला। हमें ये पता करना है कि जीएनपी किससे मिलेगा, एनएनपी किससे मिलेगा, जीडीपी एनडीपी किससे। देखो, जीएनपी होती क्या चीज है? जीएनपी होती है जब जीडीपी में शुद्ध आय को जोड़ देते हैं तो वो जीएनपी कहलाती है। तो ये देखेंगे इसमें जीएनपी में, जीडीपी में शुद्ध आय कहाँ जुड़ रही है? जीएनपी में इसमें नहीं जुड़ रही, इसमें भी नहीं जुड़ रही, इसमें जुड़ रही है डी में। तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी कि जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय। तो जीएनपी में शुद्ध आय कहाँ पे जुड़ रही है? डी में जुड़ रही है, तो इसलिए फर्स्ट मिल जाएगा डी से। हम चेक करेंगे ऑप्शन है फर्स्ट डी से कहीं मिल रहा है। देखिए, ऑप्शन सी में फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो है वो डी से मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी में। अच्छा, सेकंड देख लेते हैं, एनएनपी क्या होती है? जब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, यानी कि मूल्यह्रास को घटा देते हैं, तो वो एनएनपी कहलाती है। यानी कि जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घट रहा है ऑप्शन ए में, एनएनपी मिल जाएगा ऑप्शन ए से, यानी कि सेकंड मिल जाएगा ऑप्शन ए से, इससे ए से, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे दूसरा ए से मिल रहा है, पहला डी से मिल रहा है, पहला डी से मिल रहा है, दूसरा ए से मिल रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम ये चारों की चारों चीजें थोड़ा देखेंगे और इसे समझेंगे कि आखिरकार क्या चीज होती है। देखेंगे सबसे पहले जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम इसे जानेंगे। आपने सुना होगा कि भैया भारत की जीडीपी बढ़ रही है, भारत की जीडीपी घट रही है। आखिरकार जीडीपी होती क्या चीज है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, देखते हैं जीडीपी क्या चीज होती है। देखिए, एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। सीमा के बाहर उत्पादित वस्तु को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है, चाहे वो भारतीय व्यक्ति नहीं क्यों ना उत्पादित किया हो, लेकिन उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि हमारे पूरे भारत के अंदर एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं, चाहे वो भारतीय ने उत्पादित किया हो या फिर किसी विदेशी कंपनी ने उत्पादित किया हो। अगर उसने भारत में उत्पादित किया तो वो जीडीपी में शामिल कर लिया जाएगा। जब कोई इंडियन व्यक्ति किसी विदेश में जाकर कुछ चीज का उत्पादन करता है, उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि एक टाटा की कंपनी है और एक वीवो कंपनी है। टाटा ने 800 रुपये का उत्पादन किया, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, और वीवो ने 300 रुपये का उत्पादन किया, ठीक है। और एक व्यक्ति है, भारतीय व्यक्ति जो विदेश में काम कर रहा है, उसने वहां पर 150 रुपये का उत्पादन किया, ठीक है। तो इसकी जीडीपी क्या रहेगी? देखिए, जो विदेश में उत्पादन किया उसको तो जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। जो भारत में उत्पादित हुआ है, चाहे वो भारतीय कंपनी ने किया हो चाहे विदेशी कंपनी ने किया हो, ये दोनों चीजें इसमें जीडीपी में शामिल होती है। तो इसलिए भारत की जीडीपी जो इस समय जो हो जाएगी वो 800 प्लस 300, 800 टाटा ने किया और वीवो ने 300 किया, ओवरऑल 1100 हो जाएगी। ये होती है जीडीपी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब हम देखेंगे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होती है? अभी जैसे कि मैंने बताया, जीडीपी में शुद्ध आय को जोड़ देते हैं, वो जीएनपी होती है। देखिए, जीएनपी में केवल भारतीय के पैसे को ही गिना जाता है, केवल भारतीय के प्रोडक्शन को गिना जाता है, केवल इंडियन के प्रोडक्शन को ही गिना जाता है जीएनपी में। देखेंगे, इसमें केवल भारतीय के आय को शामिल किया जाता है। ये पैसा राष्ट्र के काम का होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जैसे कि माना भारतीय द्वारा विदेश में अर्जित आय x रुपए है, मतलब एक व्यक्ति भारत का था
उसने विदेश में पैसा कमाया है x रुपए का, यानी विदेश में उसने आय जो अर्जित करी है वो x रुपए करी है, और एक विदेशी व्यक्ति ने भारत में पैसे को भारत में जो आय करी है वो 22 रुपए की है। ठीक है, तो इस तरह से जीएनपी क्या हो जाएगी, जीडीपी प्लस एक्स माइनस बाई, केवल इसमें भारतीय के पैसे को ही मिलाया जाएगा। ये एक्स माइनस बाई जो होती है वो शुद्ध आय होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, इसे देखेंगे। जैसे कि एक टाटा की कंपनी है, उसने 800 रुपए का काम किया, और एक वीवो की कंपनी उसने 300 रुपए का काम किया। ठीक है, और एक विदेश में भारतीय व्यक्ति गया, उसने 150 रुपए का काम किया किसी विदेश में जाकर। तो अब हमें निकालनी है यहाँ से जीएनपी क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे जीडीपी कितनी है। तो जीडीपी जो है वो 800 प्लस 300, यानी कि भारत में जो उत्पादित वस्तु का अंतिम मूल्य है वो जीडीपी में शामिल किया था। जीडीपी बराबर हुई थी 800 प्लस 300 1100 जीडीपी। ठीक है, अच्छा जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीएनपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस के एक्स माइनस वाई, यानी कि शुद्ध आय। शुद्ध आय का मतलब केवल भारतीय का पैसा इसमें ऐड किया जाएगा, विदेशी पैसा को उसमें से घटा दिया जाएगा। ठीक है, केवल भारतीय पैसा ऐड किया जाएगा, एक्स इसमें भारतीय का पैसा हो गया और बाई इसमें विदेश का पैसा हो गया। देख लिए, अब यहाँ पे जीएनपी क्या हो जाएगा 1100, तो यहाँ पे जीडीपी हो गया, प्लस जो भारतीय ने काम किया वो है 150, और जो विदेश ने काम किया, विदेशी कंपनी ने भारत में काम किया वो है 300। तो यहाँ से टोटल जीडीपी जो आ जाएगी 950 आ जाएगी। 150 में से 300 घटाएंगे माइनस का 150, और 1100 में से माइनस का 150 घटाएंगे तो 950। जीएनपी क्या हो जाएगी 950 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आ जाती है जीएनपी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, आप अपनी पेंसिल से लिख के देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। देखिए यह देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है। जीएनपी में से मशीनों की टूट फूट या खर्च को घटा देते हैं तो वो एनएनपी कहलाता है। ठीक है, जीएनपी केवल भारतीय का पैसा होता है। जब जीएनपी में से टूट फूट या खर्च को घटा देते हैं तो वो हो जाता है एनएनपी, ये सबसे शुद्ध पैसा होता है। ठीक है, तो एनएनपी क्या हो जाएगा, जीएनपी में से जब डी घटा देंगे, डी का मतलब होता है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो एनएनपी आ जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब हम देखेंगे एनडीपी। एनडीपी क्या होता है, जब जीडीपी में से डी घटा देते हैं, जब जीडीपी में से टूट फूट या खर्च को घटा देते हैं तो वो एनडीपी होता है। ठीक है, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डी, डी का मतलब मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज समझ आई होगी, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप अपनी पेंसिल से एक बार लिख के देखेंगे तो आपको जरूर समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनी। देखिए अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे लॉर्ड ऑकलैंड ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड। देखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1836 से लेकर 1842 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, अच्छा इसने 1838 में अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से त्रिपक्षीय संधि में कौन था, ब्रिटिश सरकार थी, अफगान थे और सिख साम्राज्य के बीच हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, याद रखें। अब हम देखेंगे लॉर्ड मेयो को, जिसने शासन किया था 1869 से लेकर 1872 तक। ये भारत का वायसराय रहा था। ठीक है, आपको पता है कि 1857 के बाद भारत का वायसराय को नियुक्त कर दिया गया था। 1857 क्रांति के बाद जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको भारत का वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, तो 1869 से 1872 भारत का वायसराय रहा लॉर्ड मेयो, और लॉर्ड मेयो ने पहली बार जनगणना प्रारंभ की थी, लेकिन ये जनगणना अधूरी थी और अंडमान में इसकी हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी अंडमान में। याद रखें, क्वेश्चन आ जाता है ये। ठीक है, अच्छा जी, लॉर्ड वेलेस्ली को देखते हैं। इसने ये जो भारत का गवर्नर जनरल रहा था 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहा था। तो ये सहायक संधि लेकर आया था। क्या लेकर आया था, सहायक संधि लेकर आया था। और सहायक संधि को माना सबसे पहले किसने था, हैदराबाद ने माना था। इंपॉर्टेंट है भैया कि ये आपको पहले जो माना था उसको आपको याद रखना है। जैसे कि सहायक संधि को सबसे पहले लेकर आया था कौन, लॉर्ड वेलेस्ली, और सबसे पहले इसने माना किसने था, हैदराबाद ने माना था। और इसको बंगाल का शेर भी कहते हैं। इसने बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, कोर्ट नहीं है भैया, फोर्ट है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। आगे चलते हैं लॉर्ड कैनिंग। ये 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक इसने शासन किया। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय भी बना। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय बना था, क्योंकि इसके समय पर 1857 का विद्रोह हुआ था और जिसके फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और भारत के शासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के पास चला गया और भारत के गवर्नर जनरल को पद हटाकर भारत का वायसराय बना दिया। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रंजुमोनी सैकिया ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता?
ऑप्शन ए सत्रिया के लिए, ऑप्शन बी ओडिसी के लिए, ऑप्शन सी भरतनाट्यम या फिर ऑप्शन डी छऊ के लिए। देखिए रंजुमणि सैकिया ने सत्रिय नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। देख लेंगे सत्रिय, ओडिसी, भरतनाट्यम, छऊ के कुछ कलाकारों के नाम जो कि एग्जाम में बनते हैं। देखिए सत्रिय नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है और ये असम से रिलेट करता है और इसके कुछ कलाकार हैं धनाकांत बोरा, जितेंद्र गोस्वामी, श्रीमद शंकर देव, रंजुमणि सैकिया, गोस्वामी मणिक व्याख्यान, गहन चंद्रा, ये हैं सत्रिया के कुछ कलाकारों के नाम। ओडिसी का देख लेते हैं। ओडिसी का सुतापा तालुकदार, मिनाती मिश्रा, हरे कृष्ण बेहरा, कुमकुम मोहंती, कैलुचरण महापात्र, ये ओडिसी के कुछ कलाकार हैं। भरतनाट्यम के देखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, मृणालिनी साराभाई और वैजंती माला। इसमें वैजंती माला का नाम आपको जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा भैया, वैजंती माला से जरूर बनेगा, वैजंती माला से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छऊ, देखिए छऊ की 3 शाखाएं होती हैं। पहला होता है पुरुलिया का छऊ, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और इसके जो है इसके कलाकार हैं शंभुनाथ कर्माकर और मौसमी चौधरी, इसके कलाकार हैं। दूसरा देखते हैं सरायकेला छऊ, झारखंड का है, इसके कलाकार शशिधर आचार्य। तीसरा है मयूरभंज छऊ, ओडिशा में मनाया जाता है, इसके हैं गुरु केलुचरण महापात्र और महार सिंह, इसके कलाकार। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चोल या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो किस शासक ने चीन के साथ व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चोल, चोलों ने किया था। अब हम देखेंगे इन सभी के बारे में, चोल, पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में बनते हैं इनसे रिलेटेड। देखिए चोल की राजधानी तंजावुर थी और चोल राज्य के चोल के संस्थापक थे विजयालय। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। इसी का एक शासक था राजा राज चोल, जिसने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। ये तो पता नहीं कितने बार एग्जाम में आया होगा कि भैया बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं। ठीक है, और चोलों ने अपने साम्राज्य को 6 प्रांतों में बांटा था। उस प्रांत को मंडलम कहते थे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भैया। ठीक है, चोल ने अपने साम्राज्य को 6 प्रांतों में बांटा था, तो चोल के प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। ठीक है, अच्छा, प्रांतीय मंडलम को कोट्टम में बांटा गया, कोट्टम को नाडु में बांटा गया, नाडु को कुर्रम में बांटा गया, कुर्रम जो कि ग्राम समूह होता था। ठीक है, याद रखेंगे। और चोल काल को तमिल भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है किसको? तमिल भाषा। अच्छा, तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में कम्बन, ओट्टकुट्टन और पुगालेंदी थे। त्रिरत्न के रूप में कौन थे? कम्बन थे, ओट्टकुट्टन थे और पुगालेंदी थे, तमिल साहित्य के। ये तीनों के नाम याद रखने हैं। चोल काल में शिव मंदिरों का निर्माण हुआ जो द्रविड़ शैली में बनी थी, और द्रविड़ शैली को विमानम शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विमानम शैली भी कहते हैं द्रविड़ शैली को। अब हम देखेंगे चालुक्य। देखिए सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिण में चालुक्य वंश का उदय हुआ और चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। कौन कौन सी? वातापी के चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य थे और वेंगी के चालुक्य थे। अच्छा, वातापी के चालुक्य के बारे में देखेंगे। वातापी के चालुक्य संस्थापक थे जयसिंह। आपको सभी के संस्थापक नाम याद रखने हैं भैया। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी कैरा ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। वातापी के चालुक्य जयसिंह के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? कैरा ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। और इसी वंश का एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय। इसके बारे में जानकारी अहल अभिलेख से मिलती है। इसने नर्मदा नदी को पार करके कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था और हर्षवर्धन को अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए दक्षिण में आने से रोक दिया था। हर्षवर्धन को किसने रोक दिया था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। आगे चलते हैं, कल्याणी के चालुक्य को देखेंगे। कल्याणी के चालुक्य संस्थापक थे तैलप सेकंड। इसकी राजधानी थी मानखेट और इसी का एक शासक था सोमेश्वर। सोमेश्वर ने अपनी राजधानी मानखेट से कल्याणी स्थानांतरित कर दी और इसी कारण इन्हें कल्याणी के चालुक्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेंगी के चालुक्य। बेंगी के चालुक्य के संस्थापक हैं विष्णुवर्धन और इनकी राजधानी थी बेंगी। अब हम देखेंगे पल्लव को। पल्लव की राजधानी थी कांची। पल्लव की राजधानी क्या थी? कांची। और पल्लव के संस्थापक थे सिंह विष्णु, अब जिसको अग्नि सिंह भी कहते हैं। और इन्हीं के एक शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने महाबलीपुरम में एक अश्मीय मंदिर बनवाया था। और एक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्होंने कैलाश मंदिर, सप्त पैगोड़ा का शोर मंदिर और महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, याद रखेंगे। ठीक है,
आगे आते हैं हमारे पास राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंतिदुर्ग। कौन थे? दंतिदुर्ग थे राष्ट्रकूट के संस्थापक। और इसके अगले शासक कृष्ण फर्स्ट थे, जिसने महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट का एक शासक था कृष्ण प्रथम, उसने बनवाया था। ठीक है। इस वंश के अगले शासक ध्रुव बने, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे? इसमें थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे। ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा भैया, त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट के किस शासक ने भाग लिया था? तो किस शासक ने भाग लिया था? ध्रुव ने भाग लिया था। ठीक है, याद रखेंगे ये सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, आपको इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हम टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्वेश्चन को देखेंगे। मुद्रा जमा अनुपात के संबंध में निम्नलिखित सभी सत्य हैं सिवाय एक के। विद रिगार्ड टू द करेंसी डिपॉजिट रेशो CDR, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट ऑप्शन ए, इट डिपेंड्स ऑन सीजनल पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, यह व्यय के मौसमी स्वरूप पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी, यह एक व्यवहारिक पैरामीटर है। ऑप्शन सी, त्योहारी सीजन के दौरान CDR में आमतौर पर गिरावट आती है। या फिर ऑप्शन डी, यह तरलता के प्रति लोगों की प्राथमिकता को दर्शाता है। देखिए, मुद्रा जमा अनुपात क्या होता है? मुद्रा जमा अनुपात होता है आपके पास जो फिजिकली पैसा रखा हुआ वो और बैंक में पैसा रखा हुआ, उन दोनों का अनुपात को मुद्रा जमा अनुपात CDR कहते हैं। CDR के तथ्य में, CDR के बारे में सभी सत्य हैं केवल एक के, तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्योहारी सीजन के दौरान CDR में आमतौर पर गिरावट आती है। ये हो जाएगा, क्योंकि इसने गलत पूछा है तो इसलिए गलत यही हो जाएगा। बाकी के तीन सही हैं। यह एक व्यवहारिक पैरामीटर है, बिल्कुल सही बात है। यह व्यय के मौसमी स्वरूप पर निर्भर करता है, ये भी सही है। यह तरलता के प्रति लोगों की प्राथमिकता को दर्शाता है, ये भी सही है। देखेंगे हम CDR के बारे में। देखो, CDR होता क्या है, फिर से मैं बता देता हूँ। करेंसी डिपॉजिट रेशो से CDR बोलते हैं। ये जनता के पास कुल जमा के अनुपात में उनके द्वारा रखे गए भौतिक मुद्रा की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि यह बैंक जमा बनाम नकदी रखने की लोगों की प्राथमिकता को दर्शाता है CDR। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सोलेन किस यौगिक का पर्याय है जिसका आणविक सूत्र CH2 का थ्राइस CH2O है? ऑप्शन ए, थियोफीन। ऑप्शन बी, टेट्राहेड्रेन। या फिर ऑप्शन डी, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। या फिर ऑप्शन डी, प्रोपोलेन। तो उसका सही जवाब हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए, थियोफीन का क्या क्या होता है आणविक सूत्र, इसे देख लेते हैं। थियोफीन का होता है C4H4S और प्रोपोलोन का होता है C7S6O2। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा हैं? ऑप्शन ए, समशीतोष्ण वन। ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। या फिर ऑप्शन डी, एल्पाइन वन। देखिए, एबनी, महोगनी और रोजवुड ये हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के एग्जाम्पल। देखिए, हमारे भारत में उष्णकटिबंधीय वन ही पाए जाते हैं। समशीतोष्ण वन हमारे भारत में नहीं पाए जाते हैं। हमारे भारत में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। एल्पाइन वन हमारे भारत में पाए जाते हैं। एल्पाइन वन जो वन वो वन होते हैं जो ऊंचाई पर उगते हैं। देखिए, अभी हम ये सारी चीज देख लेंगे, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। समशीतोष्ण वन हमारे भारत में नहीं पाए जाते हैं, ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ओक, मेपल, बर्च, ये समशीतोष्ण वन में आ जाते हैं। अल्पाइन वन जो वन ऊंचाई पर उगते हैं, लगभग 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं, ये वन हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके आकार जो होता है वो कोणधारी होता है। अल्पाइन वन का आकार, अल्पाइन वनस्पति का आकार। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण होते हैं साल, सागवान, नीलगिरी, शीशम। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। डोल्लू कुनीथा नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन ए, यह कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। जी बिल्कुल सही बात है, डोल्लू कुनीथा ये कर्नाटक का ही नृत्य है। नगाड़ों का रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जाता है, ये भी सही है। और पॉइंट सी है कि धार्मिक और युद्ध के उत्साह के गीत गाए जाते हैं, सी भी सही है। तो इसके भी तीनों के तीनों पॉइंट सही हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों के तीनों ABC। देखिए, कर्नाटक के कुछ नृत्य हैं, कर्नाटक के कुछ नृत्य देख लेते हैं। यक्षगान, डोल्लू कुनीथा, वीरगासे, बिलालता, कृष्ण पारिजात, नागमंडला और जुड्डू हैली, बेलाटा, भूत अकेला। ये मैं आपको कई बार से करा चुका हूँ और आपको याद रखने चाहिए सारे के सारे। मैं इस वजह से करा रहा हूँ बार बार, इससे कि आपको बार बार रिवीजन हो जाए, बार बार तैयार हो जाए सारी चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से
कौन भारत में एक लोकप्रिय संगीत निर्देशक है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर इन इंडिया? ऑप्शन ए बिरजू महाराज, ऑप्शन बी बप्पी लहरी, या फिर ऑप्शन सी कैफी आजमी, या फिर ऑप्शन डी अनजान। देखेंगे भारत में एक लोकप्रिय संगीत निर्देशक हैं बप्पी लहरी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, बिरजू महाराज कौन है? बिरजू महाराज एक कथक के नृत्यकार हैं। और कैफी आजमी कौन है? कैफी आजमी कवि और गीतकार हैं। और अनजान कौन है? अनजान है गीतकार और पटकथा लेखक है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपील वह कैसा है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, और ऑप्शन डी क्रिकेट। अपील शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1950 में किस रूसी खगोल शास्त्री ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया, यह प्रस्तावित करते हुए कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल से युक्त एक सौर निहारिका से घिरा है? ऑप्शन ए विक्टर सफरोनोव, ऑप्शन बी जॉर्ज गेमो, ऑप्शन सी नाउम इदेलसन, ऑप्शन डी ओटो सिमिट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ओटो सिमिट। निहारिका परिकल्पना को किसने संशोधित किया था? ओटो सिमिट ने संशोधित किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं, वे ऐसी असंगति को की सीमा तक शून्य होंगे? ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 14, ऑप्शन सी आर्टिकल 16, या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 13। देखिए, इसने पूछा है अल्पीकरण। जो कानून किसी मौलिक अधिकार से असंगत है यानी कि अल्पीकरण करते हैं, तो अल्पीकरण का सिद्धांत जो अल्पीकरण का मामला जो दे रखा है वो दे रखा है आर्टिकल 13 में। इसका सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है। आर्टिकल 14 में है विधि के समझ समता, विधि का समान संरक्षण। विधि के समझ समता है उसे लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, और विधि का समान संरक्षण है उसे लिया गया है अमेरिका के संविधान से। आर्टिकल 15 देखेंगे। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 में देखेंगे लोक नियोजन में समानता, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें आरक्षण जो दिया था वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय त्योहार दशहरा को प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है? मैसूर, ऑप्शन बी निजाम पैलेस, ऑप्शन सी मयूरभंज पैलेस, या फिर ऑप्शन डी जयपुर पैलेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैसूर पैलेस। देखिए, मैसूर पैलेस में ये मनाया जाता है। ये त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। 10वें दिन भव्य जुलूस निकाला जाता है जिसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, और इसमें चामुंडेश्वरी की एक मूर्ति शामिल होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक नहीं। ऑप्शन ए शुष्क जलवायु, ऑप्शन बी बंदरगाहों की समीपता, ऑप्शन डी श्रम की उपलब्धता, और ऑप्शन डी कपास की उपलब्धता। इसने पूछा है बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक नहीं है, कौन सी इसमें एक चीज नहीं है? देखिए, बंदरगाहों की समीपता है, श्रम की उपलब्धता है, कपास की उपलब्धता है, शुष्क जलवायु नहीं है। तो शुष्क जलवायु इसका सही जवाब नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास की खेती की जाती है, और कपास के लिए पर्याप्त बारिश की जरूरत पड़ती है, तो शुष्क जलवायु तो होगी नहीं। ठीक है, याद रखेंगे। और आपको बताना होगा कि कपास की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? गुजरात में होती है कपास की खेती सबसे ज्यादा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारा कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, किस परिस्थिति विज्ञानी ने भारी भूखंडों पर एक दीर्घकालिक प्रयोग में दिखाया कि उत्पादकता, स्थिरता, पारिस्थितिकी तंत्र के आक्रमण के प्रतिरोध और उनकी मिट्टी की उर्वरता के लिए जैव विविधता का केंद्रीय महत्व है? ऑप्शन ए कार्ल मोबियस, ऑप्शन बी डेविड टिलमैन, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, या फिर ऑप्शन डी एडवर्ड ओसबोर्न विल्सन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डेविड टिलमैन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।